रात के ठीक 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अपने छोटे से फ्लैट में राघव शर्मा, जो दैनिक सूचना नामक स्थानीय अखबार के पत्रकार थे, अपने लैपटॉप पर झुके हुए थे। उनकी आंखों के नीचे के गहरे गड्ढे बता रहे थे कि वो रात रात भर जागकर कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आज वो एक खास मिशन पर लगे थे, क्योंकि वो जिस फाइल पर काम कर रहे थे उसका शीर्षक था साक्षी वर्मा लापता केस। 22 साल की साक्षी लगभग 3 महीने पहले अपने कॉलेज से अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन आखिरकार इसे एक सामान्य गुमशुदगी मानकर फाइल बंद कर दी गई। मगर कोई अनजाना आकर्षण था जो बार बार राघव को खींच रहा था कि वो इस मामले की तह तक जाए। उनकी तमाम महवाहिक सोच के बावजूद उनका मन अशांत था। साक्षी के साथ क्या हुआ, वो कैसे गायब हुई और क्या वो वापस मिली या नहीं, ये सब आपको इस सच्ची कहानी में जानने को मिलेगा। चैनल की तरफ से निवेदन, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा हॉरर अनुभव या कोई दिलचस्प कहानी है तो आप हमें दिए गए पते पर भेज सकते हैं। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि इस चैनल पर भूत प्रेत, काला जादू, जिन, चुड़ैलों और कई अद्वितीय कहानियों का भंडार है जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि पैरानॉर्मल चीजें हमारे आसपास ही मौजूद हैं। एक और गुजारिश, आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन केवल 10% लोग ही लाइक करते हैं। थोड़ी उदारता दिखाएं, हमारी मेहनत का हमें थोड़ा इनाम दे। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी रात काम करने के बाद भी जब कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला तो अगले दिन राघव साक्षी के घर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात साक्षी की मां सुनीता जी और उसके भाई आर्यन से हुई। राघव ने उनसे विस्तार से पूछा कि साक्षी के गायब होने से पहले उसका व्यवहार कैसा था, क्या वो किसी रिश्ते में थी। सुनीता जी ने दृढ़ता से कहा कि साहब, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि पुलिस ने इसे अपनी मर्जी से भागने का मामला बताकर छोड़ दिया, लेकिन मां को यकीन था कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। बातचीत के दौरान राघव की नजर साक्षी के एक बंद कमरे पर टिक गई। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस कमरे की ओर खींच रही है। पूछने पर सुनीता जी ने बताया कि यह साक्षी का कमरा है। राघव कमरे को घूरते रहे और उन्हें धीमी सी आहट सुनाई दी। शायद यह महज भ्रम था या सच। उन्हें लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई उनका इंतजार कर रहा है। इजाजत मिलने पर राघव कमरे के अंदर गए। अंदर अजीब सी घुटन महसूस हुई, हालांकि सब कुछ सामान्य था। वो पूरे कमरे का मुआयना कर रहे थे कि उनकी नजर स्टडी टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। उन्होंने मां की अनुमति से डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। दोस्त हंसते हैं पर मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कोई लगातार मेरे साथ है और मैं बहुत डर रही हूँ। ये वे आखिरी वाक्य थे जो डायरी में दर्ज थे। राघव ने मां की नजर बचाकर वो डायरी अपने पास रख ली। राघव ने डायरी का हर पन्ना खंगाला और अगले दिन से साक्षी के सभी दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। उसकी दोस्त अंजलि ने बताया कि साक्षी कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी और उसने पीछा किए जाने की बात भी बताई थी, लेकिन अंजलि ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। उसके एक और दोस्त राहुल ने बताया कि साक्षी को आखिरी बार उसने कॉलेज के पीछे बनी चील यानी लेक के किनारे एक कुर्सी पर बैठे देखा था। राघव को लगा कि यह उसकी आखिरी लोकेशन हो सकती है जहां कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में वहां जाएंगे। रात लगभग 11 बजे राघव उस झील पर पहुंचे और उसी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने आसपास की चीजों को देखना शुरू किया। चांद की परछाई झील के पानी पर पड़ रही थी और झिंगुरों की आवाज के अलावा हर तरफ खामोशी थी। अलौकिक चीजों की तलाश में उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और कुर्सी के आसपास हर जगह खोजबीन की। कुछ देर में उन्हें एक मोबाइल फोन का कवर मिला। उन्हें तुरंत याद आया कि यह कवर उन्होंने कहीं देखा है। उन्होंने साक्षी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली और एक मिरर सेल्फी में देखा कि उसके फोन पर यही कवर लगा था। उन्हें यकीन हो गया कि यह साक्षी के फोन का ही कवर था। कवर को पलटकर देखने पर राघव ने देखा कि कैमरे वाले हिस्से पर खून के कुछ सूखे धब्बे लगे हैं। यह देखते ही राघव की धड़कन तेज हो गई। उन्हें लगा कि कहीं साक्षी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। उन्होंने और तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला। वो खुद को तसल्ली देकर वहां से निकल गए। अगली सुबह राघव के नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फोन पर किसी लड़की के सिसकने की आवाज थी। राघव ने पूछा, साक्षी क्या तुम हो? और फोन कट गया। दोबारा कॉल लगाने पर वो नंबर बंद मिला।
राघव को शक हुआ कि साक्षी को अगवा किया गया है और उन्हें उनके हस्तक्षेप के बारे में पता चल गया है। वो तुरंत साक्षी के घर पहुंचे और उसकी मां से पूछा, लेकिन उनके पास कोई कॉल नहीं आया था। राघव सोचने लगे कि अगर ये अपहरण है तो कोई फिरौती क्यों नहीं मांग रहा। राघव एक बार फिर साक्षी के कमरे में गए और इस बार कोने कोने की गहन तलाशी ली। हर चीज को जांचते हुए उन्हें वो सुराग मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे। साक्षी के बिस्तर के कोने में उन्हें लाल रंग का एक कागज का टुकड़ा मिला। उसमें कटे हुए नाखून, बाल और खून के छींटे थे। वो ये सब देख ही रहे थे कि सुनीता जी पीछे से आ गई और पूछा, ये क्या है बेटा? राघव ने टालते हुए कहा कि शायद साक्षी के नाखून और बाल होंगे। वो इसे फेंकने ही जा रहे थे कि उन्हें फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। राघव चौंक गए। उनकी नजर बिस्तर के गद्दे पर पड़ी और उन्होंने एक झटके में गद्दा उठा दिया। साक्षी की मां और राघव दोनों की आंखें फटी रह गईं। गद्दे पर गहरे खरोच के निशान और खून के कई धब्बे थे। सुनीता जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब राघव को यकीन हो गया था कि यह सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक मामला है। उन्होंने सुनीता जी से कहा कि आप अलमारी खोलिए और सारे कपड़े बाहर निकालिए। कपड़े निकालते समय एक कुर्ते में से एक पुड़िया मिली। सुनीता जी ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो वही बाबा दे गए थे जो घर आए थे जब साक्षी की तबीयत खराब थी। मैंने उनसे झाड़ फूक करवाई थी। राघव की छठी इंद्री ने काम करना शुरू कर दिया। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज एक मजबूत आत्मिक जुड़ाव महसूस कर रहे थे, जैसे साक्षी की आत्मा उनसे मदद मांग रही हो। उन्होंने साक्षी की मां से किसी जानकार तांत्रिक या सिद्ध बाबा के बारे में पूछा। सुनीता जी जो इन सब पर विश्वास करती थी, फौरन राघव को अपने जानने वाले एक बाबा जी के पास ले गई। बाबा जी को पुड़िया दिखाई गई। उन्होंने उसे फेंक दिया और कहा, यह वशीकरण का जादू है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे घर में एक बुरी आत्मा, एक पिशाच को जगह दी गई है। सुनीता जी डर गईं। बाबा जी ने उन्हें दिलासा दी कि साक्षी शायद जिंदा है। राघव ने फोन कवर और खून के धब्बों के बारे में बताया, जिस पर बाबा जी ने कहा कि वशीकरण के जरिए उसे अगवा किया गया है। और बाबा जी ने कहा, यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास भेजता हूं, वो इसका समाधान कर सकते हैं। गुरुजी के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताई। गुरुजी ने पुष्टि की कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, एक तांत्रिक के जाल में है और ये वही आदमी है जिसने तुम्हें वो पुड़िया दी थी। सुनीता जी ने रोते हुए बताया कि वो बाबा पहले खाना मांगने आए थे और साक्षी की तबीयत खराब देखकर उसे झाड़ फूक की थी। पुड़िया देने के बाद तबीयत बिगड़ी, लेकिन 2 दिन बाद जब वो भभूति देकर गया तो साक्षी ठीक हो गई, पर डरने लगी। गुरुजी ने रहस्योद्घाटन किया। उस तांत्रिक ने तुम्हारी बेटी पर वशीकरण किया और तुम्हारे घर में एक पिशाच छोड़ दिया। वो पिशाच हर पल उस पर नजर रखता था, इसीलिए उसे लगता था कि कोई पीछा कर रहा है। राघव ने गुरुजी से पूछा, मेरा क्या रोल है? मुझे ये जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है? गुरुजी ने समझाया, बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्माओं से जुड़ सकते हैं। साक्षी बहुत मुसीबत में है और उसकी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा से संपर्क किया है, इसीलिए तुम उनकी मदद कर रहे हो। राघव भावुक होकर बोले, अगर ऐसा है तो मैं साक्षी को वापस लाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, 3 दिन बाद हम तुम्हारे घर पर एक बड़ी पूजा करेंगे। 3 दिन बाद गुरुजी घर आए। उन्होंने पूजा, हवन और यज्ञ का सारा इंतजाम किया। साक्षी की मां से कहा गया कि वो उसके कुछ कपड़े और व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें एक थाली में रखें। गुरुजी ने उस पर क्रिया की और कहा कि इस थाली को आधी रात यानी 12 बजे एक खास चौराहे पर रखकर आना है। माँ बेटे थाली रखकर वापस आए। गुरुजी चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहे हों। तभी बंद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ और राघव दोनों का दिल तेजी से धड़क उठा। माँ ने दरवाजा खोला और जो देखा चीख मारकर पीछे हट गईं। वही थाली दरवाजे पर पड़ी थी और उसमें रखे कपड़े खून से लथपथ थे। उन्हें लगा कि साक्षी के साथ कुछ बुरा हो गया है। गुरुजी उठे, वो थाली उठाई और सीधा हवन की आग में डाल दी। आंखें बंद करके वो शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे। 15 मिनट बाद गुरुजी ने आंखें खोली जो लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वो अपने झोले से एक मरा हुआ कौवा निकालकर हवन के पास रखा। फिर से आंखें बंद करके कुछ बोला। राघव की आंखों के सामने काला धुआं उठा और धीरे धीरे उस मरे हुए कौवे के शरीर में समा गया। राघव सदमे में थे। कौवा फड़फड़ाने लगा जैसे उसमें जान आ गई हो। गुरुजी ने उसे उठाया और चाकू से उसकी गर्दन काटकर पूरा खून हवन में डाल दिया। खून गिरते ही आग की लपटें धीमी पड़ गईं।
गुरुजी फिर ध्यान में चले गए और आंखें खुलकर साक्षी की मां की तरफ देखा और बोले, आज से 15 दिन बाद तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। वे अपना सामान समेट कर चले गए। साक्षी की मां के लिए वे 15 दिन 15 साल के बराबर थे। 15वें दिन राघव भी वहीं मौजूद थे। सुबह से रात हो गई, कोई खबर नहीं आई। राघव ने वह रात भी वहीं गुजारी और अगली सुबह साक्षी की मां को पुलिस का फोन आया कि उनकी बेटी मिल गई है। सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने बताया कि वह हाईवे के पास एक ढाबे के करीब मिली है। 3.5 महीने की गैर मौजूदगी के बाद साक्षी की हालत बहुत खराब थी। वह कमजोर और हड्डियों का ढांचा लग रही थी। मां से गले मिलकर वह रोई और बेहोश हो गई। उसे घर लाकर इलाज शुरू किया गया। राघव फिर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा कि अब एक अंतिम शुद्धिकरण पूजा होगी, जिसके बाद वह वशीकरण से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। राघव ने फिर पूछा, यह सब क्या था? गुरुजी ने भेद खोला। वह तांत्रिक एक पिशाच का पुजारी था। तुम्हारे घर आकर वह इस लड़की पर मोहित हो गया और उस पर वशीकरण किया। उन्होंने बताया कि घर में छोड़ी गई आत्मा असल में वह पिशाच ही था और कौवे में जो काला धुआं आया वह वही पिशाच था जिसे मैंने बलि देकर हवन के जरिए मुक्ति दिलाई। राघव को अब भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। वह साक्षी के पास गए और पूछा। साक्षी को कुछ भी याद नहीं था। उसे ढाबे तक पहुंचने का भी होश नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वह एक अंधेरे कमरे में बंद थी और एक औरत उसे खाना देने आती थी। राघव के लिए यह एक ऐसा अजीबोगरीब मामला था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। यह कहानी सच्चे वाक़ों से प्रेरित है, ठीक वैसे ही जैसे कई फिल्में होती हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि दुनिया में बहुत सी अनजानी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं मानते। किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा ना करें। एक इंसान की ऊर्जा, एनर्जी और आंखों से उसके इरादे पढ़ने की कोशिश करें। सावधानी ही सुरक्षा है।